तो जय हिंद दोस्तों, इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने धातु और अधातु चैप्टर का पार्ट 1 कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग धातु और अधातु चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मेरा खुद का लिखा हुआ हैंड नोट्स है, जिसे हम पढ़ते हैं और इसी को पढ़ करके रिवीजन करते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं, जिससे मेरे जो है साइंस में अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग अगले पेज की तरफ चलते हैं। आयनिक बंधन बनाने वाली दो तत्वों में से किसी एक का आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? अधिक होती है, जबकि दूसरे की क्या होती है? कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आयनिक बंध जो है हमेशा एक धातु और अधातु के बीच ही बनता है। और क्या होगा कि धातु की हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता और आयनन विभव क्या होती है? तीनों कम होती है, जबकि अधातु में क्या होता है? ये तीनों अधिक होती है। तो धातु अधातु के बीच में हो रही है, तो ये ऑफिशियली बात है कि एक की क्या होगी? कम होगी और एक की ज्यादा होगी। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, धातु की कम, अधातु की ज्यादा। अब आयनन विभव देखेंगे कि आखिर आयनन विभव है क्या। तो आयनन विभव क्या है कि किसी तत्व के बाहरी इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा जिससे वह अपनी कक्षा छोड़कर चला जाए, उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव हम लोग कहते हैं। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जो भी धातु है, धातु के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, जो कि स्वयं कक्षा छोड़कर आप क्या करते हैं कि कक्षा से बाहर निकल जाते हैं। वो उसमें कम इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या बहुत कम ऊर्जा देने की आवश्यकता है, या खुद से ही आप क्या होता है कक्षा छोड़कर चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो जो है ऊर्जा ही आयनन विभव कहलाती है। तो धातु को कम ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए आयनन विभव धातु की क्या होती है? कम होती है। और अधातु की क्या होती है? अधातु के बाहरी कक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होती है, तो उसको बाहर निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से आयनन विभव जो है अधातु का ज्यादा, धातु का कम होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो रहता है तो वह स्वयं कक्षा छोड़कर चला जाता है। आयनन विभव धातु के लिए क्या होता है? कम होता है, और अधातु के लिए क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। और एक चीज याद रखना है कि जो भी क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। और डबल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता होती है, जो कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। तो इस चीज को याद रखना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्लोरीन की होती है सबसे ज्यादा, और डबल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। तब हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजी बंधन के बारे में। तो सहसंयोजी बंधन क्या है कि यह बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, न कि आदान प्रदान से। क्योंकि आदान प्रदान से जो भी बनता है, यानी कि स्थानांतरण से बनता है, वह आयनिक यौगिक में बनता है, आयनिक बंधन में बनता है। लेकिन सहसंयोजी बंधन में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। आगे क्या है कि यह बॉन्ड केवल अधातु तथा गैसों में बनता है। यानी कि जो भी आयनिक यौगिक होता है वह धातु व धातु के बीच होता है, और लेकिन जो भी सहसंयोजी यौगिक होता है और सहसंयोजी जो बंधन होता है वह अधातु व धातु के बीच होता है और गैसों में होता है। अधातु व धातु के बीच और गैसों में बनता है। चलिए, इनमें दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा आयनन विभव क्या होता है? उच्च होता है। क्योंकि दोनों अधातु है, तो दोनों का आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और जो भी होगी विद्युत ऋणात्मकता, वो सभी क्या होगी? अधिक होगी। चलिए, अब इसमें क्या होगी कि एक है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे कि सिंगल बॉन्ड उसमें निर्माण होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो उसे जो भी यौगिक बनेगा उसमें डबल बॉन्ड होगा। और 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो उसमें जो भी यौगिक बनेगा उसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब देखते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड के बारे में। तो सिंगल बॉन्ड में वही है कि इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जैसे H2, Cl2 और H2O और CH4। जैसे देख लेते हैं कि यहाँ पे देखते हैं, जैसे H2 है तो यहाँ पे H हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया जी? H हो गया। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। और जो है हम जानते हैं कि किसी भी कक्षा को पूरा करने के लिए कि कम से कम पहले कक्षा को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन के पहले कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा कि इस जो है
ये जो है ये क्या करेगा, इसके साथ ये आपस में साझेदारी कर लेगा। तो इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन और इसके साझेदारी से बना एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा जी, आपस में बराबर, ये जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, और ये भी इससे साझेदारी करेगा तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा। दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये बन जाएगा क्या कि यह एक अस्थायी तत्व बन जाएगा, अस्थायी यौगिक बन जाएगा ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। उसी प्रकार क्या है Cl2, तो Cl2 में क्या होता है, इसके बाहरी कक्षा, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कक्षा को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग Cl2 के बारे में देखते हैं। तो Cl यहाँ पे क्या है, Cl है, और यहाँ पे क्या है जी, Cl है। इसके भी बाहरी कक्षा में क्या है जी, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसके भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन जो है इससे एक लेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, और यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ रख देते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कर देते हैं। तो ये जो है इसके साथ एक ये साझेदारी करेगा, साझेदारी करके तो इसका 6 इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर 7 इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या करेगा कि ये जो है इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। तो इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन और एक 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में हो जाएगा, क्योंकि पहले से 7 था इसके पास, और इस इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ एक ले लिया तो ये 8 इलेक्ट्रॉन बन गया। यानी कि दोनों साझेदारी करके आपस में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिया। इस प्रकार से जो है ये जो है पूर्ण हो गया इसका कक्षा। ये भी क्या बन गया जी, अस्थाई बन गया। तो चलिए हम लोग अब आगे की ओर देखते हैं। उसी प्रकार ये क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या है जी, 2 2 4 2 6 एक 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 एक 7 इलेक्ट्रॉन है, और 7 इलेक्ट्रॉन जब है दोनों के बाहरी कक्षा में तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस पूरे क्लोरीन ने इसके साथ ये ऐसा होगा, ये जो है पूरा ऐसे होगा, थोड़ा गलती खींचा गया है, तो यहाँ से जो है ऐसे होगा, ऐसे बनाएगा, ठीक है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है ऐसे बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है दोनों क्या हो जाएगा कि ये बना लेगा। चलिए, तो दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये Cl मिलकर के Cl2 का निर्माण किया, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो इसलिए ये जो है विद्युत संयोजी यौगिक, ये जो है सहसंयोजिक यौगिक हो जाएगा। उसी प्रकार हाइड्रोजन में है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए, ये ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के पास बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इससे साझेदारी किया, एक इससे साझेदारी किया, इसका मतलब जो है इसके पास 6 और 2 कितना हो गया, 8। हाइड्रोजन के पास एक चाहिए और एक चाहिए, तो ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ एक के साथ अभिक्रिया कर लिया, एक ग्रहण कर लिया, इससे साझेदारी कर लिया, और एक यहाँ से कर लीजिए, यानी कि इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गया, इस हाइड्रोजन के पास 2 हो गया, और इस ऑक्सीजन के पास 8 हो गया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सहसंयोजी यौगिक बनेगा। उसी प्रकार जो है वो CH4 है। CH4 में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसके और चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये हाइड्रोजन को एक चाहिए, क्योंकि एक इसके बाहरी कक्षा में एक है, एक और चाहिए, तो इस कार्बन से एक की साझेदारी करेगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से एक साझेदारी करेगा, यहाँ से ये साझेदारी करेगा, और यहाँ से ये साझेदारी करेगा, यानी कि सभी हाइड्रोजन के पास 2-2 हो गया, जिसका बाहरी कक्षा पूर्ण हो गया, और कार्बन के बाहरी कक्षा में भी 8 हो गया, तो ये भी पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार से बनता है। अब देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड, ये जितने भी था इसमें सभी जो है कि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा था, ठीक है। ये कार्बन जो है इसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, ये कार्बन जो है इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन, माने कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, सभी कार्बन और सभी हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इसलिए इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। अब देखते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या कर रहा है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। कैसे कि ऑक्सीजन की बात करें, O2 की बात करें, तो O2 में डबल बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए पूर्ण होने के लिए, और इसको भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने के लिए। तो ये जो है कार्बन, ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास जो है कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये जो है ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 है, तो ये 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किसके साथ करेगा, इसके साथ, यानी दोनों मिलकर के 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी आपस में करेंगे, तो इसके पास भी 8 और इसके पास भी 8, यानी कि दोनों मिलकर के अस्थायी बना लेगा, O2 बना लेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। चलिए,
अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे होगी कि इसमें जो है जैसे N2 हो गया, N2 के बीच में 2 N है, तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो है परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा और दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो इसको और 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तब जाके 5 3 8 होगा, अस्थायी बनेगा। तो ये नाइट्रोजन है और ये भी नाइट्रोजन है। चलिए, तो दोनों नाइट्रोजन है, तो इसको जो है 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इससे जो है 3 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन इससे 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और ये जो है इससे 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो ये एक दूसरे ग्रहण नहीं कर रहा है, बल्कि ये इसको दे रहा है और ये इसको दे रहा है, यानी कि जो है क्या कर रहा है कि आपस में साझेदारी करके और जो है बनाया। तो इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो इसके पास तो कह सकते हैं तीनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगी। तो N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगी। चलिए, यह बंधन जल में घुलनशील होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायक में घुलनशील यह बंधन जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो भी सहसंयोजी यौगिक है वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं। यानी कि बेंजीन C6H6 में विलायक ये होते हैं, घुल जाते हैं, और एल्कोहल यानी कि इथाइल अल्कोहल में भी घुल जाते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक के ठीक उल्टा है, क्योंकि विद्युत संयोजी यौगिक जो है वो बेंजीन यानी कि कार्बनिक विलायक में विलायक नहीं होता है, घुलता नहीं है, और किसमें इथाइल अल्कोहल में भी नहीं घुलता है। यानी कार्बन के जो भी यौगिक होगा उसमें नहीं घुलेगा, और सहसंयोजी यौगिक जो है घुल जाएगा और विद्युत संयोजी नहीं घुलेगा। चलिए, इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों क्या होता है, निम्न होता है। क्रियाशीलता भी क्या होती है, कम होती है। और बंधन ऊर्जा की बात करेंगे तो ट्रिपल की जो है बंधन ऊर्जा ज़्यादा होती है, डबल की उससे कम होती है, सबसे कम सिंगल की होती है। और मजबूती की भी बात करें तो ट्रिपल की मजबूती ज़्यादा होती है और डबल की मजबूती कम होती है उससे, और सबसे कम सिंगल बॉन्ड की मजबूती होती है। क्रियाशीलता की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता होती है ट्रिपल बॉन्ड की, उसके बाद सिंगल बॉन्ड की, उसके बाद डबल बॉन्ड की, और सबसे कम क्रियाशीलता सिंगल बॉन्ड की होती है। और बंधन के बीच की दूरी की बात करें तो सिंगल बॉन्ड की जो है, सिंगल बॉन्ड में बंधन की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पे यह ध्यान रखना है। उसके बाद डबल की, और सबसे कम बंधन की दूरी जो होती है वो ट्रिपल बॉन्ड के पास होती है। चलिए, नोट में देखते हैं। तो नोट में क्या है कि NaOH में सहसंयोजी बंध तथा आयनिक बंध दोनों होते हैं। जो NaOH होते हैं, तो NaOH में विद्युत संयोजी यौगिक भी होती है, क्योंकि विद्युत संयोजी यौगिक भी होगा ये, और आयनिक यौगिक भी होगा, यानी कि सहसंयोजी यौगिक भी होगा और आयनिक यौगिक भी इसको बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण भी होता है और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी होती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि ये दोनों हैं। चलिए, आगे क्या है कि अब देखेंगे आगे क्या है कि पाई बॉन्ड के बारे में देखेंगे। पाई बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड क्या है। तो सिग्मा बॉन्ड, इसमें S उपकक्षा यानी कि S ऑर्बिट सब ऑर्बिट जो है आपस में मिलती है, और यह मजबूत भी होता है, कम क्रियाशीलता होती है। सिंगल बॉन्ड की क्रियाशीलता कम होती है, और जब S उपकक्षा आपस में मिलता है तो सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड इसको बोलेंगे। पाई बॉन्ड क्या होता है कि इसमें P उपकक्षा आपस में मिलती है, दूसरा एवं तीसरा बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड होता है, और यह कमजोर होता है, अधिक क्रियाशीलता होती है। और इसकी देखेंगे इसमें तो P जो है P का आकार जो है डमरू के आकार का होता है, तो 2 P जो है मिलता है तो पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो अगर बॉन्ड की बात करें, इसमें अगर पहचानना हो कौन सिग्मा है कौन पाई बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे सिंगल बॉन्ड जो भी होगा वो सिग्मा होगा। तो इसमें जैसे क्या होगा, एक सिग्मा होगा, बाकी जितना होगा वो सब पाई में आ जाएगा। तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। N2 की अगर बात करें तो N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें एक जो होगा वो सिग्मा होगा, बाकी जितना होगा वो पाई होगा। तो एक सिग्मा और बचा 2, तो 2 पाई हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से देख लीजिए। अब CO2 की बात करें तो CO2 में क्या होता है, यहाँ पे O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इसका संरचना होता है। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है, और यहाँ भी एक सिग्मा और एक पाई। तो यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ एक सिग्मा यानी 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ से कह सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, यानी संकरण कैसे लिखा जाता है, तो संकरण लिखने के लिए हमें सबसे पहले स्टीयरिक नंबर लिखना पड़ेगा। और स्टीयरिक नंबर कैसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और प्लस में नंबर ऑफ लोन पेयर, दोनों को जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ हमें स्टीयरिक नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कौन कितना है
और लोन पेयर कितना है। जब अगर दोनों पता चलेगा तब उस दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है स्टीयरिक नंबर जो है सिग्मा और प्लस में लोन पेयर यहाँ पे हम जोड़ देंगे। चलिए, अगर जो है स्टीयरिक नंबर 2 आएगा तो उसको हम बोलेंगे sp, संकरण है, लीनियर है। और स्टीयरिक नंबर अगर 3 आता है इसको बोल देंगे हम क्या जी, sp2। और Sn के मान अगर 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2 और 7 आता है तो sp3d3। अब चलिए लिखना हम लोग सीखते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमें लिखना है कि NH3 का हमने संकरण लिखना है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो इसमें नाइट्रोजन का हम देखेंगे कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो जब 5 हो गया तो इसको 3 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इस कक्षा को पूरा करने के लिए, 8 करना है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज कर लेगा। तो इसको जो है 3 और जो है इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ेगी। तो वो जो 3 इलेक्ट्रॉन और जरूरत पड़ेगी तो वह 3 जो है सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और वह 3 सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेगा। और बॉन्ड बनाने के लिए शेष जो है 2 बच गया, क्योंकि 3 को जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था उसको यूज कर लेगा कौन, 3 गो सिग्मा बॉन्ड यूज कर लेगा। तो बचा कई गो, 2 गो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। 3 गो यूज हो गया है, 3 गो यूज हो गया तो 2 बचा, और 2 बच गया तो 2 गो जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक पेयर बनाता है, यानी कि एक लोन पेयर बनाता है। तो हमें पता चल गया कि लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई, 1, और सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 3। तो हम जानते हैं क्या कि स्टीयरिक नंबर कितना होता है, स्टीयरिक नंबर लोन पेयर और प्लस में सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड 3 और लोन पेयर कितना, 1, यानी कि मिलकर के 4 हो गया, यानी कि स्टीयरिक नंबर 4। और स्टीयरिक नंबर 4 का मतलब जो है sp3, यानी कि टेट्राहेड्रल बन गया। तो इस प्रकार से कोई भी होगा तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। आगे चलते हैं कि धातु कर्म के बारे में हम लोग देखेंगे कि धातु कर्म क्या है, यानी कि अयस्क धातु कर्म, यानी कि मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे खनिज क्या है। खनिज क्या है कि पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज। मतलब कि जो भी पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाली जो भी पदार्थ है, यदि उसमें धातु मिल रहा है तो उसको हम लोग खनिज कहेंगे। ठीक है, चाहे वह धातु कम मात्रा में हो या ज्यादा मात्रा में हो, उसको सबको हम लोग कहेंगे खनिज। लेकिन अयस्क की बात करें तो वह खनिज जिसमें धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सके उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो है अयस्क में क्या होता है कि खनिज अयस्क भी एक प्रकार का खनिज ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि खनिज की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि धातु की मात्रा ज्यादा होती है। धातु की मात्रा ज्यादा होगी तो कम खर्च और आसानी से उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर खनिज की मात्रा अगर बहुत कम होगी तो उसको हम लोग अयस्क नहीं कहेंगे, क्योंकि जो जब धातु की मात्रा बहुत कम होगी तो और ज्यादा उसमें अशुद्धि होगी तो क्या होगी कि उसको प्राप्त करने के लिए, उस धातु को निकालने के लिए ज्यादा खर्च की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा समय की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार से उसको अयस्क नहीं कहेंगे। लेकिन वही अगर खनिज उसमें ज्यादा है, धातु ज्यादा है तो उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और वह जो है अयस्क कहलाती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसमें धातु की मात्रा बहुत कम होती है, जो कि अयस्क के अंतर्गत नहीं आता है। तो इतना ध्यान रखना है। अब देखते हैं धातु कर्म। धातु कर्म क्या है कि अयस्क से धातु प्राप्त करने तक की प्रक्रिया को हम लोग धातु कर्म कहते हैं। मतलब कि जिस भी प्रक्रिया द्वारा, जो भी मेथड लगा के हम लोग अयस्क से हम लोग धातु प्राप्त करते हैं, वह मेथड हमें क्या कहलाता है कि धातु कर्म कहलाता है। वही मेथड कहलाता है धातु कर्म। धातु कर्म मेटलर्जी के बारे में देखेंगे कि इसको बहुत सारा प्रक्रिया है, बहुत सारा प्रक्रिया के द्वारा हम लोग मेटलर्जी करते हैं। पहले करते हैं हम लोग क्या, अयस्क का सांद्रण करेंगे। अयस्क को सांद्रण करने के लिए हम लोग बहुत सारा विधि अपनाते हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग भर्जन करेंगे, यानी कि रोस्टिंग करेंगे। उसके बाद निस्तापन करेंगे, यानी कि कैल्निकेशन करेंगे, यानी कि निस्तापन करेंगे। उसके बाद धातु शोधन करेंगे, धातु प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अयस्क का सांद्रण हम कैसे करेंगे। अयस्क का सांद्रण करने की बहुत सारी विधि है, हाथ से चुनकर, गुरुत्वीय विधि द्वारा, चुंबकीय विधि द्वारा और झाग और फेन प्लावन विधि द्वारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो लौह अयस्क है का सांद्रण चुंबकीय विधि से किया जाता है। यानी कि लौह अयस्क जिसमें लोहा मौजूद है उसका सांद्रण कैसे करेंगे, चुंबकीय विधि द्वारा,
क्योंकि उसमें चुंबक लगाएंगे तो जो भी लोहा होगा उसको क्या करेगा, खींच लेगा। तो इस प्रकार से चुंबकीय विधि के द्वारा हम लोग लौह अयस्क का क्या करेंगे, सांद्रण कर लेंगे। जो भी सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है, झाग या फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। तो इसको जो है ध्यान रखना है। गुरुत्वीय विधि में अयस्क को जल से घोल दिया जाता है, जिससे जो है धातु नीचे बैठ जाती है। जो भी गुरुत्वीय विधि, तो गुरुत्वीय विधि क्या कहलाता है कि मतलब जो है उसको पानी में घोल देंगे, और पानी में घोल देंगे तो जो भी अयस्क में जो भी धातु होगा वो धातु नीचे बैठ जाएगा, और जो भी अशुद्धि होगा उसको जो है ऊपर चलाएगा, ऊपर पानी में घुल के रहेगा। तो इसलिए इसको हम लोग गुरुत्वीय विधि कहते हैं। उसके बाद क्या है कि झाग विधि में तारपीन का तेल मिलाए, माने कि झाग या फेन प्लावन विधि कैसे करते हैं, क्या करेंगे कि उसमें तारपीन का तेल मिला देंगे और उसमें हवा का तेज झोंका जब प्रवाहित करेंगे, जिससे झाग उत्पन्न होगा। झाग उत्पन्न होगा और उसमें से जो है शुद्ध अयस्क जो है बाहर निकल, जो मतलब कि झाग के साथ जो भी शुद्ध अयस्क है वो बाहर निकल आएगा। तो इस प्रकार से जो भी है हम लोग देख लिया, हाथ से चुनकर किया जा सकता है अयस्क का सांद्रण किया जा सकता है, गुरुत्वीय विधि, चुंबकीय विधि, फेन झाग या फेन प्लावन विधि। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए अब अगला प्रोसेस क्या है कि अब हम अगला प्रोसेस भर्जन पढ़ेंगे। तो भर्जन क्या है कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे गंदगी क्या हो जाती है, उड़ जाती है। यानी कि भर्जन क्या करेंगे कि उसमें वायु प्रवाहित करेंगे, और मतलब कि वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। और गर्म करेंगे तो क्या करेंगे कि इसकी जो भी गंदगी होगी वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। और ये भर्जन सिर्फ जो हम लोग सल्फाइड अयस्क के लिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब जिसमें सल्फर मौजूद हो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, भर्जन का यूज करते हैं, भर्जन विधि का यूज करते हैं। भर्जन से उसको हम क्या करते हैं, मेटलर्जी करते हैं, धातुकर्म करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें अयस्क ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है वायु की उपस्थिति में हम लोग इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। निस्तापन से अधिक ताप की आवश्यकता होती है, यानी कि जो है भर्जन में जो है अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है कंपेयर टू निस्तापन। अब निस्तापन के बारे में देखेंगे कि भर्जित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, यानी कि जो भी भर्जन है, भर्जन में क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में उसको करते हैं, और निस्तापन में क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में करते हैं, यानी कि इसमें वायु प्रवाहित नहीं करते हैं और उसके बाद इसमें गर्म करते हैं। इसके बाद धातु प्राप्त हो जाता है, और इसके बाद निस्तापन के बाद क्या हो जाता है, धातु प्राप्त होता है। और यह कार्बोनेट अयस्क के लिए होता है, जैसे सल्फाइड अयस्क के लिए भर्जन होता है, उसी प्रकार जो है कार्बोनेट अयस्क के लिए क्या होता है, निस्तापन होता है। तो इतना आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। इसमें अयस्क का निर्जलीकरण हो जाता है, यानी कि जो है इससे निस्तापन के बाद अयस्क से जो है पूरी तरीके से जो भी मॉइस्चर है, यानी कि जल है, पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है, यानी कि निर्जलीकरण हो जाता है, और वे स्पंज की तरह हो जाते हैं। तो चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसमें भर्जन से कम ताप की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि निस्तापन में ज़्यादा ताप की आवश्यकता पड़ती है, और भर्जन में ज़्यादा ताप की आवश्यकता पड़ती है और निस्तापन में कम ताप की आवश्यकता पड़ती है। इतना ध्यान रखना है। जैसे CaCO3 है, CaO प्लस CO2 में टूटेगा, CO प्राप्त करने के लिए हमें जो है किसका, निस्तापन का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो है कार्बोनेट अयस्क है। चलिए सिलिका एक निस्तापन है, इतना ध्यान रखना है। और धातु के एक साइड से धातु का निष्कर्षण अपचयन विधि द्वारा होता है, क्योंकि धातु के एक साइड से धातु प्राप्त कैसे करेंगे, ऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, यानी कि ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे, और ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे यानी कि वहाँ पे क्या हो जाएगा जी, अपचयन होगा। चलिए अब देखेंगे गैंग या मैट्रिक्स क्या है। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो भी है, अयस्क में जो भी अशुद्धि है उसको हम क्या कहेंगे जी, गैंग या मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद फ्लक्स क्या है, अशुद्धि को दूर करने के लिए बाहर से जो भी मिलाए गए अयस्क में जो भी पदार्थ मिलाया जाता है, यानी कि अशुद्धि को दूर करने के लिए बाहरी से जो भी डिटर्जेंट मिलाएंगे या जो भी वस्तु पदार्थ मिलाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। अब देखेंगे स्लग क्या है, यानी कि धातुमल। अशुद्धि तथा बाहर से मिलाया गया फ्लक्स दोनों के संयुक्त रूप को हम लोग क्या कहते हैं, स्लग कहते हैं, यानी धातुमल। माने जो भी उसमें अशुद्धि है और बाहर से जो भी फ्लक्स मिलाया गया है, दोनों को संयुक्त रूप को हम लोग स्लग कहते हैं, यानी कि धातुमल कहते हैं। और देखेंगे कि जो भी अयस्क है, जो भी धातु है, उन सभी धातुओं के अयस्क के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस धातु का कौन सा अयस्क होता है, जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं कि कोई भी दे देगा कि ये किसका अयस्क है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एल्युमिनियम के बारे में देखेंगे। तो एल्युमिनियम के बारे में देखेंगे तो एल्युमिनियम क्या है कि ये एल्युमिनियम है, ठीक है। एल्युमिनियम का क्या होता है जी, बॉक्साइड होता है, डायस्पर होता है, कोरंट होता है जिसको हम लोग एल्यूमिना, नीलम या रूबी के नाम से जानते हैं, और क्रायोलाइट होता है। तो चार को याद रखना है, बॉक्साइड, डायस्पर, कोरंट और क्रायोलाइट, चार को याद रखना है। सोना का गलनांक घटाने के लिए हम लोग जो है क्रायोलाइट का यूज करते हैं। तो ये चार जो है
ये चार अक्सर जो चार जो है अयस्क है ये एल्युमिनियम का होता है, याद रखना है। आगे देखेंगे कि एल्युमिनियम जो है अत्यधिक शुद्ध एल्युमिनियम की प्राप्ति जो है वो हुप विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। माने कि जो भी अयस्क है इसके अयस्क से सबसे शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए किस विधि का यूज करते हैं? हुप विधि का यूज करते हैं। अब कॉपर का देखेंगे, कॉपर में कौन कौन आता है इसका अयस्क? तो कॉपर पायराइट हो गया, कौन हो गया? कॉपर पायराइट हो गया, कॉपर ग्लांस हो गया, क्यूपराइट, मेलेकाइट और एजुराइट। 5 को याद रखना है, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट, मेलेकाइट और एजुराइट। कॉपर के अयस्क प्रायः सल्फाइड अयस्क होते हैं। तो कॉपर के जितने भी अयस्क होंगे वो क्या होंगे? सल्फाइड अयस्क होंगे। और इसको जो है सांद्रण करने के लिए हम लोग जानते हैं सल्फाइड अयस्क के लिए किसका यूज करेंगे? तो फेन प्लावन विधि का यूज करेंगे। कैल्शियम का देखते हैं, तो कैल्शियम का कौन कौन होगा जी? जिप्सम होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, चूना पत्थर होगा। तो जिप्सम यानी CaSO4.2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4.12H2O, चूना पत्थर यानी कि CaCO3। उसी प्रकार अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में कौन कौन होता है कि एप्सम सल्फ, कीजेराइट और डोलोमाइट। 3 को याद रखना है मैग्नीशियम में, 3 को इसको याद रखना है। उसके बाद इधर देखते हैं तो इसमें क्या है जी? पोटासियम है। तो पोटासियम का अगर देखेंगे तो पोटासियम में कौन कौन होता है? सिल्वाइन, सोरा और सोनाइट। ये 3 को याद रखना है पोटासियम के लिए। उसके बाद सोडियम के लिए देखेंगे तो सोडियम के लिए कौन कौन होगा? नमक, धोवन सोडा, चिली सल्टपीटर, सुहागा और सोडा एस। ये जो है 5 जो है ये सोडियम का होगा। तो ये सोडियम का जितना भी होगा इसको क्या करना है? याद कर लेना है। उसके बाद क्या है? सीसा। सीसा यानी कि लेड। लेड का सिर्फ एक होता है, कौन होता है? गैलोना। गैलेना इसको बोलते हैं, यानी कि PbS बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है चांदी। चांदी ये कौन हो जाएगा जी? सिल्वर ग्लांस। चांदी क्या होगा जी? सिल्वर ग्लांस। ये जो है सिल्वर ग्लांस होगा, जो कि अर्जेंटाइट इसको भी बोला जाता है। उसके बाद हो गया जिंक। जिंक के लिए क्या होगा कि जिंक ब्लेड, जिंकाइट, कैलामिन। बेरियम का हो जाएगा बिदेराइट, सोना का हो जाएगा कैल्वेराइट। सोना मुक्त अवस्था में रहता है, लेकिन इसका जो है इसका जो है पाया जाता है क्या? इसका जो है पाया जाता है क्या कि कैल्वेराइट। एक वो सोना का याद रखना है, कैल्वेराइट होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पारा का अगर देखते हैं तो पारा क्या होता है? सीनेबार, कैलोमल, ये 2 होता है पारा का। और लोहा की बात करें तो लोहा का कौन कौन होता है जी? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडराइट, आयरन पैराइट और लिमोनाइट। 5 को याद रखना है। कौन कौन? चलिए तो यहाँ पे 5 को कौन कौन याद रखेंगे जी? 5 को हम लोग याद रखेंगे कौन कौन? तो यहाँ से हो जाएगा कि मैग्नेटाइट, कौन कौन हो जाएगा? यहाँ से मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, आयरन पैराइट। आयरन पैराइट को हम लोग मूर्खों का सोना कहते हैं, इसको याद रखना है। आयरन पैराइट को हम लोग क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना कहते हैं। और हो जाएगा लिमोनाइट। तो इस प्रकार से जो है ये सभी जो है हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट अयस्क था उसको हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग जो है कुछ मिश्र धातु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिश्र धातु जो भी है वो किससे मिलकर बना है और किसमें कितना % कौन सा मेटल होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे हो गया पीतल, पूछता है पीतल, या इसी को हम लोग बोलते हैं मंजू मेटल। तो पीतल में क्या क्या होता है? कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, जिसमें कॉपर 70% होता है और जिंक जो है 30% होता है। ये जब दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग पीतल या मंजू मेटल बनेगा। उसी प्रकार हो गया कांसा। कांसा किससे मिलकर बना है जी? कॉपर से और एसन मतलब होता है टीन। क्या होता है? टीन। जिसमें कॉपर होता है 88% और टीन होता है 12%। जब दोनों को मिलाएंगे तो कॉपर कांसा बनेगा। कांसा बनेगा कॉपर और टीन से। जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है जी? कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है, जिसमें कॉपर 50%, जिंक 35% और निकल 15% होता है। तो इसको आप लोग को याद रखना है। रोल्ड गोल्ड में कॉपर और एल्युमिनियम, जिसमें कॉपर 90% और 10% एल्युमिनियम होता है। चलिए गन मेटल की बात करें तो गन मेटल में क्या होता है? 90% कॉपर होता है, जिंक 21% और एसन मतलब होता है टिन 8%, यानी कि कॉपर जिंक टिन, कॉपर जिंक टिन गन मेटल के लिए होते हैं। टाइप मेटल की बात करें जिसको हम लोग मुद्रणालय बोलते हैं, तो टाइप मेटल बनेगा लेड से, यानी कि Pb, Fe मतलब एंटीमनी और Sn मतलब टीन, यानी कि लेड, टीन और एंटीमनी, जिसमें लेड होगा 75%, एंटीमनी होगा 20% और Sn मतलब होगा टीन। टीन कितना होगा? 5%। ये टाइप मेटल हो गया। अब टाँका हो गया सोल्डर। सोल्डर की अगर हम बात करें तो सोल्डर में क्या होगा जी कि Sn मतलब टीन, टीन 67% और लेड कितना? 33%। तो लेड और टीन से मिलकर के टाँका बनेगा, सोल्डर बनेगा, ठीक है। और स्टील की बात करें तो स्टील में लोहा और कार्बन से मिलकर बनता है, जिसमें लोहा होता है 99% और 1% कार्बन। तो इस प्रकार से जो भी मिश्र धातु है इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ लिए।
और उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, स्टील के बारे में कुछ जानेंगे। तो स्टील क्या है जी, इलास्टिसिटी इसकी जो है, प्रत्यास्थता इसकी क्या होती है, सबसे हाई होती है, स्टील की होती है, ठीक है। सॉरी, सबसे ज़्यादा नहीं होती है लेकिन इसकी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा क्वार्टर्स की इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, लेकिन स्टील की भी क्या होती है, हाई होती है। कार्बन में क्या होता है कि कार्बन जो है, स्टील में कार्बन कितना मिलाता है, 0.5% से 1.5% तक मिलाया जाता है। लोहा में तो ये जो है स्टील बनता है, यानी कि लोहा में आधा से 1.5% तक अगर हम कार्बन मिलाएंगे तो स्टील बनेगा, इसकी कठोरता बढ़ जाती है, ठीक है। अधिक कार्बन से क्या बनता है, हाई कार्बन स्टील बनता है, यानी कि जब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मिला देंगे तो उसको बोलेंगे हाई कार्बन स्टील। जैसे कि रेल की पटरी में जो यूज होता है, तो रेल की पटरी में हम लोग हाई कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसकी कठोरता बढ़ाने के लिए। जो गाड़ी का जो गियर होता है, गाड़ी का गियर जो होता है उसमें एलॉय स्टील का यूज़ किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखना है। और स्टेनलेस स्टील जो होती है, स्टेनलेस स्टील मतलब जिसमें जंग नहीं लगने वाला जो स्टील होता है, उसमें लोहा रहता है, क्रोमियम रहता है, निकल रहता है और कार्बन रहता है, ये चार को चीज़ रहता है स्टेनलेस स्टील में। स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए क्रोमियम का मिलाया जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, क्रोमियम का यूज़ हम लोग करते हैं। और देखेंगे स्टील उत्पादन की जो विधि है वो बहुत सारे विधि से प्राप्त किया जाता है, जैसे एलडी प्रोसेस हो गया, ओपन हार्ट प्रोसेस हो गया, बेसमर प्रोसेस हो गया। तो ये सब जो है स्टील उत्पादन की विधि है, इसको याद रखना है। उच्च ताप पर गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं, यानी कि जो भी हाई टेम्परेचर पर जो भी स्टील है उसको जो है धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को हम लोग एनीलिंग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक मेरा जो है, हम लोगों का जो है धातु, अधातु और उपधातु चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है। तो आप लोग जो है इतना का आप लोग अगर प्रॉपर इसका नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बना करके इसी को रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन बनाते रहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इससे बाहर की क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगी, इस नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जो है धातु अधातु मतलब कोई भी चैप्टर है उसमें जो है सारा का सारा कंसेप्ट जो है, मेन कंसेप्ट जो है इसमें जो है हम लिख दिए हैं। इस चीज़ को आप लोग पढ़िए, और पढ़ करके जो भी आपको बेनिफिट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि इससे जो है मोटिवेशन मिलता रहे।